नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान ने संसद में एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत के बीच संभावित ट्रेड डील, डेटा पॉलिसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष भड़क उठा। भाजपा ने इसे राष्ट्र विरोधी, गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान बताया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में भारी शोर शराबा हुआ क्योंकि उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि भारत माता को बेच दिया गया अमेरिका से ट्रेड डील करके। भाजपा सांसदों ने उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बेबुनियाद, तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाते हुए पीठासीन अधिकारी के माध्यम से उनसे अपने दावों की प्रामाणिकता और साबित करने की से मांग की। रिजिजू ने कहा, देश को बेचने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, वैश्विक भू राजनीतिक हालात, डेटा पॉलिसी, भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कई दावे किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के डेटा पर कब्जा चाहता है ताकि वो डॉलर को बचा सके। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत का कीमती डिजिटल डेटा अमेरिका को सौंपने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपने भारत बेच दिया। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां भारत माता को बेचा है। राहुल गांधी ने यहां तक दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में डर साफ दिखता है। अमेरिका सरकार उन पर दबाव बना रही है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का संकेत दिया, अडानी समूह को लेकर भी सवाल उठाए। उनके इस पूरे भाषण को भाजपा ने जहर उगलने वाला बताया। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि जो व्यक्ति बार बार पाकिस्तान की भाषा बोलता है, जिसकी बयानबाजी पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोरती है, वही आज भारत माता को बेचने की बात कर रहा है। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी संसद में चर्चा करने नहीं बल्कि देश के खिलाफ माहौल बनाने आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बजट जैसे गंभीर विषय पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, डर, भ्रम फैलाने वाली बातें कही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल असंसदीय है बल्कि देश की संप्रभुता और पर सवाल खड़े करने जैसा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष नेता इतनी गैर जिम्मेदाराना बात बोल रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका और चीन भारत का डेटा चुराना चाहते हैं और सरकार ने डिजिटल ट्रेड नियमों पर नियंत्रण छोड़ दिया है। हालांकि सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की डेटा सुरक्षित नीति दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में शामिल है और किसी भी देश को भारत नागरिकों के डेटा तक सीधी पहुंच नहीं दी जा सकती। सरकार का कहना है कि भारत की डिजिटल नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और किसी भी ट्रेड डील में देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, देखिए, सबने सुना है राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है,
उस पे जो कागज है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। मैं सुन रहा था, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं हाउस में नहीं था। या तो एलओपी को ज्ञान नहीं है या झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। जब ट्रेड वॉर चल रहा था पिछले साल, तो हमने गारमेंट में कहें तो 24 अप्रैल से दिसंबर 24 केवल 95,000 था, अभी हम 1,02,000 रहे। इसमें यूएस हमारे ऊपर, फिर भी हम यूएस को दिए हैं। That during their lifetime the country is able to move from the 10th largest economy to the 3rd largest economy. We are the 4th now. Soon we'll be the 3rd largest. And then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad. And when they come to parliament, as one of my colleagues said, पहले तो ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाते थे। अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा तो उसको सुनने नहीं आते थे, यूज्ड टू वॉक आउट। और आज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए। यू नो द लीडर आई एम रेफरिंग टू इज द सेम पर्सन हु मेनी इयर्स अगो, मुझे याद है 2013 की बात है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन डॉक्टर मनमोहन सिंह was traveling abroad, this gentleman took an ordinance which was approved by the cabinet और उन्होंने प्रेस, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुला के निमंत्रित करके उनके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ के हवा में फेंक दी। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं, और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश आस्था की भूमि के साथ साथ तीर्थाटन से आर्थिक विकास के नए मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्यवासिनी धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए योगी सरकार ने अपने बजट में 1500 करोड़ से अधिक का प्रावधान कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि धर्म और अर्थव्यवस्था को साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना में करीब 13% अधिक है। बजट में 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की गई। इस बजट में अयोध्या के लिए विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, जबकि मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर के लिए करीब 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में टूरिज्म, सोलर एनर्जी, हाई स्पीड रेल, सांस्कृतिक धरोहर के विकास पर भी खासा ध्यान है। यूपी बजट में धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। अयोध्या को सोलर सिटी और राज्य की प्रमुख स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस फंड से शहर की आधारभूत सुविधाएं, सड़कें, बिजली, पर्यटन सुविधाएं और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। वहीं मेरठ, मथुरा, वृंदावन, कानपुर के लिए करीब 750 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। खासतौर पर मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ने की योजना है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। साथ ही जनपद मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। काशी में वैदिक ज्ञान केंद्र के पहले और दूसरे चरण का काम पूरा कर
पठन पाठन का कार्य शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में तीर्थाटन अब जोर पकड़ रहा है और अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे तीर्थ नगरियों में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। सुरेश खन्ना ने बताया कि 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए, जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक, 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं। खन्ना ने बताया कि पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खन्ना ने बताया कि अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, नवीशरायण क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए, विंध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में पर्यटन को रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा जरिया बनाने की रणनीति दिखाई दे रही है। सरकार ने 10,000 टूरिस्ट गाइडों के कौशल संवर्धन की योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है। पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जिसमें सारनाथ, हस्तिनापुर के विकास के लिए भी विशेष बजट है। इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देकर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अन्य तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की योजना बजट में शामिल है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरयू नदी के किनारे मांझारामपुर, हलवारा क्षेत्र में 165 हेक्टेयर भूमि पर एनटीपीसी द्वारा 40 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। जिला प्रशासन ने ये भूमि लीज पर मुफ्त उपलब्ध कराई। इस सोलर प्लांट से प्रतिदिन करीब 250 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसे ग्रिड के माध्यम से दर्शन नगर उपकेंद्र तक भेजा जाता है और वहां से जिले भर में बिजली आपूर्ति की जाती है। यह परियोजना अयोध्या को ऊर्जा बचत, स्वच्छ ऊर्जा का मॉडल बनने में अहम भूमिका निभा रही है। तीर्थाटन, रोजगार, निवेश, बुनियादी ढांचे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। मेडटेक और डीपटेक के लिए EI मिशन की घोषणा है। यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर SHGs के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं SHGs के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन SCR, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। लेकिन इन सभी पर हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ
रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृत प्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर, फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज अब बात मुंबई की, वो मुंबई जो अपने सपनों, तेज रफ्तार और आधुनिक पहचान के लिए जानी जाती है, अब एक और ऐतिहासिक और अभिनव पहल के साथ देश भर में मिसाल पेश कर रही है। मुंबई महानगरपालिका की ओर से कोस्टल रोड, जिसे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग के नाम से जाना जाता है, उस पर देश की पहली मेलडी रोड शुरू की गई है। ये सड़क सिर्फ यातायात का माध्यम नहीं बल्कि एक अनोखा अनुभव है, जहां निर्धारित गति से वाहन चलाने पर सड़क से संगीतमय धुन सुनाई देती है। जी हां, ये पहल यात्रियों के मन में आनंद और देशभक्ति की भावना जगाने का काम करती है। 11 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अभिनव परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राहुल शेवाले भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद ने स्वयं इस संगीत में सड़क पर वाहन चलाकर इसका अनुभव लिया। जैसे ही वाहन निर्धारित गति से आगे बढ़ा, सड़क से फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का विश्व प्रसिद्ध गीत जय हो की मधुर धुन सुनाई देने लगी, जिसने सभी को रोमांचित कर दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पहल को अनोखा और आनंदमय बताया। कहा कि यह प्रोजेक्ट मुंबईकरों के लिए एक नया अनुभव है और इससे लोगों में देशभक्ति की भावना और अधिक मजबूत होगी। महानगरपालिका अधिकारियों के अनुसार ये तकनीक सड़क पर विशेष डिजाइन और इंजीनियरिंग के जरिए विकसित की गई है, जिससे वाहन की गति के साथ संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। भविष्य में शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसे मेलोडी रोड विकसित करने की योजना सरकार कर रही है। जारी जो काउंसिल जनरल है हंगेरी के, वो भी हमारे बीच उपस्थित है और मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है और इसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच, आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और उसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड। देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा, ना कभी कयामत आएगी, ना कभी बाबरी बनेगी दोबारा। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, ये उस ऐतिहासिक अध्याय की याद दिलाता है जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तस्वीरें आई हैं वहां से, जहां टीएमसी से निकाला गया एक विधायक और अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी जिसने अभी बनाई है उसका प्रमुख हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद का निर्माण शुरू करवा चुका है। 2 महीने पहले नींव रखी गई तो निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। सवाल यह है कि नाम बाबरी क्यों? मस्जिद का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भी रखा जा सकता था, लेकिन विदेशी आक्रांता लुटेरा बाबर, उसके नाम पर मस्जिद का नाम क्यों रखा जा रहा है? विशेष रूप से बाबरी नाम रखकर क्या हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है? क्या यह नाम महज संयोग है या सोची समझी रणनीति? क्या राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी कुछ लोग पुराने घावों को कुरे देना चाहते हैं? क्या यह आस्था है या उकसावे की राजनीति? आज की बहस में यह मुद्दा बहुत साफ हो रहा है। हर तरफ
कानून, संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक सौहार्द बनाम प्रतीकात्मक टकराव। मुर्शिदाबाद के बिल्डांगे से आई ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं, जिनका जवाब देव जानना चाहता है। भारत आस्था का भी देश है और संविधान का भी। ये मंदिर भी यहाँ होता है, मस्जिद भी होता है, लेकिन देश की एकता सबसे ऊपर है। सवाल किसी मजहब का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो पुराने विवादों को फिर से जिंदा करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रही है। देश आगे बढ़ चुका, लेकिन मजहबी कीड़े उसे आगे दोबारा खींचकर लेकर जाते हैं उसी के पास। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि विदेशी आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों बन रहा है, इस पर सवाल पूछे जाए। देखो भाई, हम तो कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब तो यही कहते हैं ये चांदपंथी और कामपंथी वाले लोगों से, जो अभी भी सपना सजो कर देखा है कि बाबरी मस्जिद पुनः राम मंदिर पर निर्माण करेंगे। आद औलाद कई सौ पीढ़ी जन्म लेने के बावजूद भी अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू जग चुका है। जब हिंदू जग जाता है, ऐसे विधर्मी, ऐसे कुकर्मी, ऐसे आतताई, ऐसे आतंक विचार को स्थापित करने वाले जमीन पर नहीं रह जाते। जैसे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उठाया बाण और निश्चरहीन कर दिया, उसी प्रकार से योगी जी, मोदी जी निश्चरों का हीन कर दिए हैं। अब कोई रास्ता नहीं है। और रही मस्जिद की बात, मस्जिद तुम कहीं बना लो। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसे हमें एक होना है। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। वो भूल गए, विपक्ष स्वयं बौखलाया हुआ है, नहीं बनेगी। परिणाम देख लीजिएगा। देखिए, मस्जिद तैयार भारत के संविधान में है, कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे। कल की धाम संभल नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री गौरव प्रताप का एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट पर शारिक रहीम तुर्क नामक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम आईडी शारिक रहीम 313 से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बीच चौराहे पर गर्दन काटने, नंगा करके पीटने और जान से मारने की धमकियां दी हैं। इसके अलावा सलमान घोसी नामक व्यक्ति ने भी अपने इंस्टाग्राम आईडी अली चिराग 676 से धमकी भरे और आपत्तिजनक कमेंट किए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। मामले को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर श्रेणी का बताया जा रहा है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बहजोई स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल में प्रांत मंत्री राजकुमार डुगर, प्रांत सह मंत्री जितेंद्र, विभाग मंत्री अमित वार्ष्णेय, जिला अध्यक्ष आशु गर्ग, जिला उपाध्यक्ष कपिल चौधरी, जिला मंत्री विजय चौधरी, नितिन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। कस्बा नरौली निवासी नितिन शर्मा की ओर से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा है कि इस प्रकार की धमकियों से संगठन डरता नहीं है, ना डरने वाला है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आगे की रणनीति खुद तय कर लेंगे। जानकारी हुई थी कि यहाँ 4 फरवरी को एक जिहादी है सारिक नाम का, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कमेंट लिखे और वो काफ़ी आपत्तिजनक थे। हमारे यहाँ पूर्णकालिक हैं गौरव प्रताप जी, उनका नाम लिख कर के उन्होंने कहा कि गौरव भैया जो आपके हैं उनका हम सर कलम करेंगे, चौराहे पे उनको नंगा करेंगे। ऐसा ये जिहादी बोलते रहते हैं। बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास ताकत होती तो हमारे सामने आके दिखाएं। अभी जानकारी हुई है उसने संभल ही नहीं, प्रदेश भी छोड़ दिया है। असम के कछार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां अनीपुर बाजार के सामने सिंगला नदी पर बना पुल अचानक टूट गया। पुल टूटते ही उस पर से गुजर रहे एक ओवरलोड ट्रक सहित कुल 6 वाहन नदी में गिर गए। हादसे बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुल पर एक के बाद एक भारी वाहन गुजर रहे थे, तभी अचानक आवाज के साथ पुल का एक हिस्सा धंस गया। वाहन सीधे नदी में गिरे। शुरुआती जांच में पुलिस टूटने की वजह ओवरलोड बताई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे।
नदी में गिरे वाहनों को निकालने और किसी भी संभावित फंसे व्यक्ति के तलाश के लिए रेस्क्यू चला। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं है। पुल टूटने के बाद इस मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की व्यवस्था भी कर दी है। अपील की है कि जब तक पुल की मरम्मत पूर्ण रूप से हो नहीं जाती तब तक इधर से कोई आए जाए ना। प्रशासन की ओर से पुल की तकनीकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं ताकि हादसे का सही कारण पता लगे, घटनाओं से बचाव भी आगे किया जा सके। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के पास एक युवक द्वारा आपत्तिजनक हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। जनमत में इसी के साथ इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।